हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 जैक बोर्ड का। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये मेरा सेट 1 आज मैं लेकर आया हूँ, फिर अगले लेक्चर में सेट 1 सेट 2 सारा करा देंगे। ठीक है, आज सेट 1 डिस्कस पहले करते हैं, जल्दी से कराएंगे डिस्कस आज सेट 1, क्योंकि एग्जाम आप लोग का क्या है, बहुत नज़दीक है। चलिए डिस्कस करते हैं सेट 1। चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो हमको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? प्योर वाटर क्या होता है? उसका डेंसिटी अपॉन उसका मोलर मास, है ना। डेंसिटी से मोलर मास को डिवाइड कर दी, उसका मोलैरिटी निकल जाएगा। तो डेंसिटी क्या होता है कोई भी वाटर का, प्योर वाटर का? 1000 होता है, 1000 ग्राम पर लीटर, 1000। और मोलर मास क्या होता है? 18। क्या होता है? 18। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्स आएगा 55 इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? 55.55 आएगा। ठीक है, अप्रोक्स 55.55। तो कौन सा आंसर होगा? एक का मेरा बी, 1 का क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? 1 का बी। तो यहाँ सबका ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 1 का क्या हो गया? बी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनी रूल। क्या बोल रहा है? कौन सा रिएक्शन मार्कोनी रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। चलो मार्कोनी रूल को समझते हैं पहले, फिर देखते हैं कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, चल तो सबसे पहले समझते हैं मार्कोनी रूल होता क्या है। ठीक है, मार्कोनी रूल, ठीक है, ये क्या बोलता है? जो नेगेटिव पार्ट होता है, क्या होता है? नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का। ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू डेड डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है। चलिए पहले लिख देते हैं, फिर समझाते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेड डबल बॉन्ड कार्बन एटम, डेड डबल बॉन्ड कार्बन atom which have less number of hydrogen atom। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। तो क्या बोल रहा है? मार्कोनी रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेड डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ H2 एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम। एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझाते हैं, देखो CH2 ये लिए। ठीक, अब देखो इसका रिएक्शन हम अगर कराएं हम HBr के साथ, HBr के साथ, किसके साथ? HBr के साथ, किसके साथ? HBr के साथ। ध्यान सुनो, देखो ये HBr है। ठीक है, HBr कैसे टूटेगा? H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, टूटता है H प्लस और Br माइनस में। और यहाँ तो अगर ये डबल बॉन्ड तोड़े, क्या करें? डबल बॉन्ड तोड़ना है, तुमको H प्लस और Br माइनस ऐड करना है। अब क्या बोले मार्कोनी रूल? क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेड डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेड डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन एटम है। ठीक, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो बोला नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेड डबल बॉन्ड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इसमें लेस है कि इसमें लेस है? इस वाले में लेस है। ये नेगेटिव वाला कहाँ पे ऐड हो जाएगा? इस वाले में, लेस नंबर में। ठीक है, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव वाला कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए CH3 CH2 और क्या बनेगा? CH2Br। क्या बनेगा? CH2Br। यही बनाना मेरा। HBr कराए तो Br को कहाँ ऐड कर दी? ओह सॉरी, गलती कर दी। Br यहाँ कैसे ऐड हो जाएगा? ये तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br होगा ना। ये Br यहाँ पे ऐड होगा, नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पे अटैच होगा ना, तो Br नेगेटिव था तो यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, समझ में आया? 3 4 5 5 कैसे बन जाएगा ये? ठीक, कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है? अब देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनी। मार्कोनी रूल समझ गए? क्या होना चाहिए मार्कोनी रूल होने के लिए? पहले एक डबल बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन का, है डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब एक कार्बन में एक कम लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, एक में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक में कम एक में ज्यादा होना चाहिए, तो मार्कोनी रूल फॉलो करेगा। दूसरा चीज क्या करना है, रिएजेंट ऐसा लेना जो कि प्लस और माइनस में टूटे। क्या टूटे? प्लस और माइनस में टूटे। तो ऐसे देखते हैं दो कंडीशन कौन फॉलो करता है। सबसे पहले बी देखते हैं, क्या देखते हैं? बी क्या बोल रहा है? C3H6Cl2। देखिए Cl2 रिएजेंट है मेरा, तो Cl2H प्लस Br माइनस में टूटा, मतलब प्लस माइनस में टूटा, नहीं टूटा। ये तो हेलोजिनेशन कर रहा है, तो ये हेलोजिनेशन वाला तो ये मार्कोनी रूल फॉलो नहीं करेगा।
ये वाला देखिए डी नंबर C3H6Br2 क्या बोल रहा है, C3H6Br2, Br2 मेरा रिएजेंट है। अब Br2 क्या प्लस माइनस में टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये तो हेलोजन है, बस आके ऐड हो जाएगा, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, तो ये मार्कोनी रूल फॉलो करेगा, नहीं करेगा। अब आते हैं ए नंबर, क्या आते हैं ए नंबर, क्या बोल रहा है C2H4, देखिए ए नंबर क्या बोल रहा है C2H4 क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ, एक H यहाँ, C2H4 ऐसा ही लिखेंगे ना C2H4 को। इसका रिएक्शन कराएं प्लस HBr के साथ, किस साथ, HBr के साथ, ठीक है। अब देखो HBr के साथ तो करा दिए, अब क्या बोले थे, रिएजेंट प्लस माइनस में टूटना चाहिए, तो H प्लस Br माइनस तो ये टूट गया। लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब देखो मार्कोनी रूल क्या बोलता है, जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वहाँ पे क्या अटैच होता है, नेगेटिव पार्ट अटैच होता है। तो यहाँ पे तो दोनों में तो सेम हाइड्रोजन है, तो कहाँ से अटैच होगा नेगेटिव पार्ट, तो ये भी रूल मेरा फॉलो नहीं करेगा मार्कोनी। तो मेरा बचा कौन सा, ए नंबर देख लेते हैं क्या भाई, सी नंबर बचा मेरा, सी नंबर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, C3H6 क्या है, C3H6 बोल रहा है, यही मेरा जो पहले एग्जांपल लिए थे हम, ठीक है, यही है ना C3H6 यही है ना मेरा। इसका रिएक्शन हम कराएं किसके साथ, HBr के साथ, जो हम पहले रिएक्शन कराए थे वही सेम रिएक्शन है, जो एग्जांपल लेके समझाए थे वही HBr। इसमें क्या टूटेगा, प्लस माइनस में टूटा ये भी, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ अटैच होगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, बस बात खत्म। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2 का C हो गया, क्या हो गया, 2 का C हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जरा सा भी नहीं, तो मेरा 2 का क्या हो गया, C हो गया, क्या हो गया, 2 का C। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 का C हो गया। 3 नंबर देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इज डिपोजिटेड एट, बोलता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो CuSO4 कहाँ पे डिपोजिट होता है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा एकदम बड़ा अच्छे से एकदम। चलिए डायग्राम जल्दी बना लेते हैं। ये बीकर लेते हैं, ठीक है, बीकर में क्या क्या लेते हैं हम लोग बताइए। एक में लेते हैं हम लोग ZnSO4 का सॉल्यूशन, क्या लेते हैं, ZnSO4 का, ये क्या है मेरा ZnSO4, क्या है ZnSO4 लिया, ठीक है। और एक में हम लोग क्या लेंगे, एक में मान लीजिए लिए CuSO4, क्या लेंगे, CuSO4 लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं, ठीक है, पूरा बना रही है, CuSO4 लिए, क्या लिए CuSO4, ठीक। अब जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है सॉरी, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें एक रॉड डालते हैं, क्या डालते हैं, रॉड, क्या डालते हैं, रॉड, ठीक, ये रॉड डाल दिए इसमें। ये रॉड भी होता है जिंक का, किसका रॉड होता है, जिंक का बना हुआ रहता है, जिंक का रॉड है, ठीक। और इधर देखिए इसमें भी एक रॉड डालते हैं, ये रहता है किसका, कॉपर का बना हुआ, किसका बना हुआ, कॉपर का, किसका, कॉपर का, किसका, कॉपर का बना होता है। और ये दोनों अटैच होता है एक वायर की मदद से, किसकी मदद से, वायर, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है एक वायर की मदद से, ठीक, समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, और एक चीज़ होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए, एक बीच में होता है यू शेप का ब्रिज, क्या होता है, यू शेप का ब्रिज होता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब ये सॉल्ट ब्रिज काम करता है बताते हैं बाद में, पहले समझिए ZnSO4 लिए, एक में क्या लिए, CuSO4 लिए, फिर ZnSO4 में जिंक का रॉड डाल दिए, CuSO4 में किसका रॉड डाल दिए, CU का डाल दिए। अब ध्यान सुनिए, ये जो मेरा ZnSO4 है सॉल्यूशन में किस में रहेगा, Zn प्लस में रहता है, और क्या रहेगा, आयन में टूटता है ना, SO4 माइनस में, ठीक है, पहले तो ऐसे ZnSO4 SO4 माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे कैसे CuSO4 Cu प्लस SO4 माइनस में होगा, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे ही टूट के रहता है, आयन में रहता है, Cu प्लस SO4 माइनस है ना, ऐसे ही रहता है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, ये समझाने के लिए बस लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखो, ठीक। अब क्या होता है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है, ये जिंक रॉड है, ये अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने सॉरी, ये जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो ये जिंक जो रॉड है, जिंक कौन रॉड, जिंक का रॉड, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखिए ये जो मेरा जिंक है, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है, क्या करने लगता है, लूज। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, लूज, ये जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज आएगा इस पर, 2 चार्ज, तो जिंक किसमें बदल जाएगा, Zn+2 में, किसमें बदल गया, Zn+2 में। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, लूज करने लगेगा, क्या करेगा, लूज, तो ये Zn में क्या कितना चार्ज आ जाएगा, +2, कितना चार्ज आएगा, +2। ये जो +2 मेरा निकला, तो +2 मेरा यहाँ इसमें सॉल्यूशन में आने लगता है, ध्यान से देखो, ये Zn था ना, यहाँ पे Zn इधर सॉल्यूशन में आने लगता है, Zn+2, ये देखो Zn+2 आने लगता है, ठीक है, Zn+2। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये इधर वायर से इधर निकल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन जाके उधर जाने लगता है, उधर जाएगा, फिर बाद में समझेंगे। तो क्या किया, जिंक में क्या हुआ,
जिंक अपना क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है। इलेक्ट्रॉन लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या आता है, कौन सा चार्ज आता है कोई भी एटम पे, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 + 2 लिखे, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज करता है +1 लिखते, 3 लिखते तो +3 लिखते। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2, तो +2 आया। ठीक, अब देखो सॉल्यूशन में मेरा क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, Zn+2 आ रहा है। पहले से क्या था, Zn+ था, SO4- था। ठीक है, पहले से क्या था, Zn+ SO4- था, पहले से ही था, मतलब न्यूट्रल था पहले। लेकिन अभी क्या आ रहा है, Zn+ और आ रहा है, क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ओवरऑल, पॉजिटिव या नेगेटिव, ज्यादा क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ध्यान सुनिए, Zn किस में बदल गया, Zn+2 बदल गया, किसमें बदल गया, Zn+2 बदल गया। बताइए यहाँ पे Zn से Zn+2 बदल गया, तो Zn से Zn+2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। 0 से किस में आ गया, +2 में आ गया था। जब 0 से +2 में बढ़ गया तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड। ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड बोले। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब तो स्टार्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया, उधर चल गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आएगा 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 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसमें आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो Cu है, यहाँ पे Cu+ जो था, क्या था, Cu+। ये Cu+ जो पहले से था इसके अंदर सॉल्यूशन में, ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसको ले लेता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्या बना देता है, Cu बना देता है, सॉलिड वाला फॉर्म। क्या बना देता है, Cu का सॉलिड फॉर्म। ये Cu+ एक्वस में था ना, Cu+ एक्वस में था। वो जो इलेक्ट्रॉन उधर जिंक से आया वो इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया और क्या बना दिया, Cu बना दिया। मतलब प्लस से किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, 0 में। किसमें आया, प्लस से 0। तो बताइए जब प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि प्लस से 0 जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, समझ में आया, रिडक्शन हुआ यहाँ पे। और ध्यान से सुनो, जहाँ रिडक्शन हुआ इसको हम लोग बोल देते हैं कैथोड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अगर रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या बोले, कैथोड। जहाँ रिडक्शन हुआ वहाँ पे क्या बोल दिया, कैथोड। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। पहले से तो प्लस था, लेकिन क्या हो रहा है अब, इलेक्ट्रॉन Cu+ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके किसमें बदल जा रहा है, Cu में बदल रहा है। मतलब Cu+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब जब Cu+ का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो मेरा बचा क्या है, SO4-, मतलब माइनस वाला चार्ज क्या है, ज्यादा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत, मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आया। ऑक्सीडेशन होता है वहाँ जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बना देता है, Zn+2। और जहाँ रिडक्शन होता है क्या करता है, Cu+ वही 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या बना देता है, Cu बना देता है। ठीक, अब हमको क्वेश्चन, और सॉल्ट ब्रिज। हाँ, अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अब देखो अगर यहाँ पॉजिटिव बन जा रहा है, यहाँ नेगेटिव बन रहा है, कभी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी को। क्या बोलता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मतलब ये दोनों को क्या करता है, न्यूट्रल में रखता है। रिएक्शन जब चलता है तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या बोलता है, मतलब दोनों को न्यूट्रल बनाता है। मतलब प्लस कभी इधर कर देता है, ज्यादा इधर ज्यादा प्लस हो रहा है तो यहाँ से उठा के माइनस दे देगा, तो प्लस माइनस बन जाएगा। फिर अगर यहाँ माइनस ज्यादा हो रहा है तो यहाँ प्लस उठा के यहाँ इधर दे देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इज डिपोजिटेड है। एक्वस CuSO4 कहाँ डिपोजिट होता है बताइए। हाँ, यहाँ पे बताने भूल गए, जो Cu+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना। ठीक है, Cu+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, Cu बना दिया। तो Cu डिपोजिट हो जाता है यहाँ पे इस रॉड में। कौन सा रॉड में, ये वाला रॉड जो लिए हम लोग, Cu का रॉड में। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिट होने लगता है। ठीक, ये डिपोजिट होने लगा तो ये थिक होने लगा। ठीक है, तो बताओ ये वाला कैथोड का जो रॉड लिए ये क्या है, थिक होने लगा। और ये जब जिंक छोड़ रहा है तो ये पतला हो जाएगा ना, ये थीन होगा। ये क्या होगा, थिक। यहाँ पे लिख देते हैं, थीन रॉड होने लगेगा। ये क्या होगा, थीन रॉड, और ये थिक रॉड हो जाएगा। अब कुछ भी पूछेगा, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ रिडक्शन होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, पता कर लीजिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे। रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। थीन रॉड कहाँ पे होगा, एनोड पे। थिक रॉड कहाँ पे होगा, कैथोड पे। समझ में आया, +2 होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब बताइए कौन सा आंसर होगा, Cu कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, कैथोड पे कि एनोड पे, कैथोड पे। कहाँ पे, कैथोड पे। तो कहाँ, ये कैथोड मेरा ऑप्शन में 3 का ए। क्या होगा, 3 का ए हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 3 का ए खत्म हो गया, मतलब 3 का आंसर कितना हुआ, ए नंबर। कितना नंबर हुआ, 3 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। द 3D सीरीज स्टेट्स फ्रॉम, मतलब 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है। जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम कितना होता है, 21, और जिंक कितना होता है, 30। तो 21 से 30 क्या होता है, 3D सीरीज होता है। क्या होता है, 3D सीरीज। तो सिंपल है, 4 का कितना हो गया, ए हो गया। कितना हो गया, 4 का ए। चल आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखिए। एक रिएक्शन दिया हुआ CH3CH2I का रिएक्शन KCl के साथ, तो बोलता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब प्रोडक्ट बनाना है बस, सिंपल। देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2I प्लस क्या लिया, KCl लिया, एक्वस लिया। ये बोलता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या बोलता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, सुनो। इसमें कैसे टूटेगा, ध्यान सुनो।
KCN है तो K प्लस CN माइनस में टूटेगा, सिंपल है। और यहाँ CH2 आई है तो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, मतलब ये टूटेगा, इसे टूटेगा ना, तो ये प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये ज्यादा लेके गया ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये CH2 प्लस में आ गया, आई माइनस में आ गया, तो क्या करना है सीधा प्लस, सिंपल क्या करना है अब, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में जोड़ दो, क्या बना प्रोडक्ट, CH3 CH2 CN प्लस क्या बना मेरा KI, अलग से उधर बना, ठीक है, ये टूट गया ना, KI उधर बना, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 CN बना, तो बताओ कौन सा आंसर में, 4 का 5 का कौन सा आंसर है, CH3 CH2 KCN कौन सा होगा, CH3 CH2 CN कहाँ है, CH3 CH2 CN इधर है, CH3 CH2 मतलब 5 का क्या हो गया, B हो गया, क्या हो गया 5 का B, लिख देते हैं 5 का B। एक इसमें एक और रिएक्शन पूछ देता है, ये वाला C नंबर ला, देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर इसी सेम रिएक्शन का रिएजेंट अगर हम चेंज कर दिए, क्या कर दिए रिएजेंट, CH3 ले लिए, CH2I ले लिए, ठीक है, अगर इसका KCN की जगह हम लोग लिख दिए AgCN, क्या दे देगा, AgCN दे देगा, क्या दे देगा AgCN, तो इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये टूटता है Ag प्लस Cn माइनस में, लेकिन क्या होता है जो प्रोडक्ट बनता है, मेरा क्या बन रहा था वहाँ पे CH3 CH2 CN बोल रहा था, मतलब CN ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बनता है NC बनता है, क्या बनता है NC बनता है, CN नहीं बनता, NC बोलता है। देखो ये AgCN आने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे KCN ले रहे थे तो बन रहा था CH3 CH2 CN बन रहा था, ठीक है, लेकिन AgCN ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN नहीं NC बन जाएगा, क्या बन जाएगा NC। अगर इसी क्वेश्चन में कहाँ गया, इसी क्वेश्चन में अगर KCN की जगह AgCN देता है, क्या देता है AgCN, तो मेरा ऑप्शन C नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया KCN, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा B, क्लियर है एकदम। चलिए ये रिएक्शन नोट करना, फट से नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। टू सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड, बोल रहा है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सेम होता है उसको क्या बोलते हैं आइसोटोनिक, क्या बोलते हैं आइसोटोनिक, सिंपल है, जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सेम ऐसे नहीं, 3 टाइप का सॉल्यूशन अभी देखें ना हम लोग, क्या क्या, हाइपर, हाइपो और एक अभी क्या था आइसोटोनिक। आइसोटोनिक देखो इसमें होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसो मतलब सेम होता है, आइसो का मतलब ही सेम होता है, ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। अब हाइपर देखो, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर हो रहा है, क्या हो रहा है हाइपर, हाइपर मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है, हाइपर मतलब क्या होता है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हाइपो, हाइपो मतलब कम होगा, हाइपर मतलब ज्यादा हो गया, हाइपो मतलब क्या कम, तो क्या होगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। कोई पूछेगा अगर हाइपो को पूछेगा तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपर मतलब हायर, आइसोटोनिक मतलब सेम, तो यहाँ क्या पूछ रहा है टू सॉल्यूशन हैविंग सेम, सेम के लिए क्या हो जाएगा आइसोटोनिक, क्या हो जाएगा आइसोटोनिक, तो 6 का मेरा आंसर क्या होगा ए होगा, क्या होगा 6 का ए, क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं, कहाँ गया, पूछ रहा है द मोलर कंडक्टिविटी, क्या पूछ रहा है द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेशन, बोलता है मोलर कंडक्टिविटी किसका होगा ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लैम्डा स्मॉल एम देते हैं, यही है ना मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है क्या, कापा इंटू 1000, क्या होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, क्या होता है मोलैरिटी, ठीक, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बताओ मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला कापा इंटू 1000 अपन मोलैरिटी, ये दोनों तो मेरा क्या होता है कांस्टेंट रहता है, तो मेरा बचा क्या है ये चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगा, तो मेरा जो ये मोलर कंसंट्रेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मोलैरिटी है, क्या है मोलैरिटी है ना। अगर बताओ मोलैरिटी ज्यादा होगा तो मेरा लैम्डा एम कम, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, अगर मेरा ये ज्यादा होगा तो मेरा ये क्या होगा कम होगा, क्योंकि उल्टा है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर मेरा ये कम हो गया तो मेरा ये क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत है, इतना जानते होंगे आप लोग। तो बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, मोलर कंडक्टिविटी इसको मैक्सिमम होने के लिए मेरा क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, है ना, ये अगर हमको ज्यादा चाहिए तो ये हमको क्या चाहिए, ये हमको क्या चाहिए कम चाहिए। अब मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम पूछा तो ये नीचे मोलरिटी किसका कम है, ए बी सी डी में किसका कम है, डी का कम है, किसका कम है डी का, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का डी, क्या हो जाएगा 7 का डी, क्लियर है, जरा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए सब में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, बोलते हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करता है, देखिए ध्यान सुनिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे अगर D0 आया, क्या आया D0 या फिर D10 आया, किसी भी एटम का जिंक से लेकर कहाँ स्कैंडियम से लेकर वहां तक पूछेगा, क्या था जिंक तक पूछेगा, अगर किसी में D0 आया या फिर D10 आ गया, क्या गया D0 या फिर D10, वो होता है कलरलेस होता है, क्या होता है कलरलेस होगा और कलरलेस होगा, तो बचा क्या D1 से लेकर D9 तक, ठीक है, ये क्या होगा कलर्ड होगा, क्या होगा कलर्ड होगा। अब सबका निकाल लेना है, चलिए पहला देखते हैं, स्कैंडियम 3+ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है स्कैंडियम 3+, पहला क्वेश्चन यही है मेरा स्कैंडियम 3+, तो पहले हम स्कैंडियम का लिखते हैं, देखो यहाँ से स्कैंडियम का क्या होता है 3D1
आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन 4s2, यही होता है ना 3d1 4s2 होता है ना। तो क्या दिया हुआ स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम 3+ मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, प्लस का चार्ज मतलब कोई भी एटम में प्लस का चार्ज आया मतलब क्या इलेक्ट्रॉन वो लूज किया, तो यह स्कैंडियम 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, 2 और 1 3, तो कितना डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 0, 3d में क्या हुआ 0, तो स्कैंडियम 3+ में कितना इलेक्ट्रॉन आया 0 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन डी में कितना इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ डी में जब 0 होगा तो वो क्या हुआ कलरलेस होगा, क्या हुआ कलरलेस। लेकिन यहाँ क्या पूछा कलर्ड पूछा, तो ये वाला मेरा कलरलेस कलर्ड हुआ नहीं हुआ, ये तो कलरलेस हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं, सी नंबर देखिए जिंक +2 पूछा है, जिंक +2 क्या पूछा है जिंक +2। तो जिंक +2 से पहले समझिए जिंक का क्या होता है, जिंक का क्या होता है 3d10 4s2, क्या होता है 3d10 4s2 यही होता है ना। तो बोल रहा है +2 हटाना है, क्या हटाना है +2 हटाना है, दो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाइए, तो जिंक +2 में कितना आ गया 3d10 आ गया, मतलब यहाँ कितना आएगा 3d10, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 10। अब क्या बताते हैं 0 10 होगा तो वो क्या होगा कलरलेस, तो ये भी मेरा क्या है कलरलेस ही यहाँ पूछा है कलर्ड पूछा, यहाँ क्या आ रहा है मेरा कलरलेस ही आ रहा है, कलरलेस ये भी आया कलरलेस ये भी आया। चलिए आगे देखते हैं, मैंगनीज का सी नंबर हो गया। अब डी नंबर देखते हैं, टाइटेनियम का 4+, क्या देखते हैं नहीं मैं टाइटेनियम का 4+ ही देखते हैं, टाइटेनियम का 4+। तो सबसे पहले क्या देखेंगे टाइटेनियम में क्या होता है स्कैंडियम टाइटेनियम D2 है ना, 3d2 4s2 यही होगा ना 3d2 4s2। अब वो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है 4, मतलब टाइटेनियम +4 का कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन निकालना, 4 इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा 2 2 4, तो डी में कितना बच गया 0, मतलब डी में कितना बच गया 0 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब 0 के लिए क्या होता है कलरलेस ही होता है, ये भी कलरलेस हुआ। अब मेरा बचा एक ठो बचा, क्या बचा अब क्या बचा मैंगनीज, ऑब्वियस वही आंसर होगा, तो उसका भी निकाल ही लेते हैं, ऑब्वियस का है बोलना निकाल ही लेते हैं ना पूरा, सॉरी ये तो बोर्ड ही कभी कभी हमसे काम नहीं करता है। क्या नाम है जिंक क्या नाम है मैंगनीज +2, सॉरी मैंगनीज +2 है ठीक। चलिए स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज कितना है D5, ऐसे कीजिएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज D5 तो 3d5, तो पहले मैंगनीज का देखते हैं ना 3d5 4s2 क्या होता है 3d5 4s2, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है मैंगनीज +2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैंगनीज +2, तो मेरा कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 2 2 हटाइए तो क्या बचा 3d5। तो मेरा बताइए डी में कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए डी में 5 इलेक्ट्रॉन कलर्ड या कलरलेस, कलर्ड क्या होगा कलर्ड ठीक। समझ में आ गया कलर्ड कौन हुआ कलरलेस को कैसे निकालते हैं। हाँ अगर D0 D10 रहा तो वो क्या बोलेंगे कलरलेस, और D1 से D9 क्या हो कलर्ड। अब हम निकाले सबका सिर्फ मैंगनीज +2 में क्या है डी में 5 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए कौन सा आंसर होगा 8 का बी होगा, क्या होगा 8 का बी मेरा हुआ, क्या हुआ 8 का बी हुआ ठीक। क्लियर है, जिसको नोट करना ये वाला नोट कर लीजिए कैसे किए फट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, तो पहले समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है तब ना समझेंगे कौन नहीं होता है। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है डेट प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ नेचर नहीं क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे जो डिपेंड करेगा वो कौन सा प्रॉपर्टी का लाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो बॉइलिंग पॉइंट हो, वो कोई प्रॉपर्टी हो जो सिर्फ डिपेंड करेगी किसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किसपे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सो बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखेंगे किसमें सॉल्यूट पार्टिकल को बढ़ाने घटाने से किसमें चेंज हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर चेंजेस नहीं हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। सबसे पहले देखते हैं बी से स्टार्ट करते हैं ठीक है। बी से क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ठीक है। क्या होता है अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा मेरा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को चेंज करे तो मेरा क्या हुआ बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सीपी है, क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या लिखे सीपी लिखे। चलिए मतलब यहाँ पूछा क्या नॉट पूछा है, लेकिन हम यहाँ अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए सी नंबर देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट किसका पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इन्वर्सली हो जाता है ठीक है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसमें क्या होता है
अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा मेरा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बताओ इस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को बढ़ाने घटाने पर ये फ्रीजिंग पॉइंट मेरा बढ़ घट रहा है ना, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी मेरा कौन सा प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलिए अब डी नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर, डी नंबर बोल रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का हम लोग लिख सकते हैं RLVP। क्या लिख सकते हैं, RLVP। क्या लिख सकते हैं, RLVP। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो काय लिखे, P0 माइनस PS अपॉन P0, यही लिखते हैं ना। P0 माइनस मतलब P0 मतलब पार्शियल प्रेशर, PS मतलब टोटल प्रेशर अपॉन P0, इसको काय का वैल्यू होता है। तो बताओ इसमें भी यदि सॉल्यूट हो गया ना, इसमें आएगा ना मोल्स अपॉन टोटल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB, यही होता है ना, यही होता है ना मोल्स का लिखने का तरीका। अब बताओ इसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट आया ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट को बढ़ाने से घटाने से इसमें RLVP में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताओ इसमें भी चेंज होने से, सॉल्यूट पार्टिकल्स को चेंज होने से क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो बताइए कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ये भी कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये तीनों मेरा आंसर नहीं, वहां पूछा है नॉट, पूछा है, क्या पूछा है, नॉट। चलिए ई नंबर देखते हैं, ए नंबर बचा, क्या पूछा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या पूछा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है, P0 माइनस PS। क्या होता है, P0 माइनस PS। अब देखो इसमें कहीं भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का जिक्र है नहीं है, सिर्फ प्रेशर है, सब में क्या है, प्रेशर। P0 पार्शियल प्रेशर, PS मतलब टोटल प्रेशर। अब बताइए सॉल्यूट को बढ़ाने घटाने से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में चेंज आ जाएगा, नहीं आएगा। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स को तुम बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसका प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बढ़ाने घटाने से प्रॉपर्टी चेंज होता है, इसमें प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं हो रहा था। ये मेरा कौन सा हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरा ये नहीं हुआ, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 9 का ए नंबर होगा। क्या होगा, 9 का ए, या ठीक है लिख देते हैं यहाँ पे 9 का ए हो गया। कितना हो गया, 9 का ए। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया एक चीज, ठीक है। चलिए नोट करना जल्दी, फट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखो क्या पूछ रहा है, अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद, एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ सबका, पूछा EMF ऑफ द सेल निकालना है। क्या निकालना, EMF। तो सबसे पहले समझते हैं गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है। देखो जहां अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, याद रखना ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे। क्या होता है, एनोड पे। अभी बताएं तो पिछले बार में, पीछे ही बताएं। और जहां रिडक्शन होता है वहां कहाँ पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे, ठीक है। याद रखना जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां उसको एनोड बोल देंगे, जहां रिडक्शन होगा वहां क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे, ठीक है। अब देखो मेरा रिएक्शन क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, Zn+2 से जिंक जा रहा है। क्या जा रहा है, Zn+2 से किस में जा रहा है, जिंक में जा रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -0.76, -0.76 V दिया हुआ, ये दिया हुआ है। अब फिर दिया Fe+2 से किस में जा रहा है, Fe+2 से किस में जा रहा है, Fe में जा रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, -0.41, कितना दिया हुआ, -0.41 भी दिया हुआ। अब ध्यान सुनो, हमको क्या पहले देखना है, कैथोड कौन है, कौन एनोड है। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड। जहां रिडक्शन होगा क्या बोलेंगे, कैथोड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn+2 से जिंक में जा रहा है, मतलब +2 से 0 में जा रहा है ना, +2 से 0 जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मतलब ज्यादा से किस में जा रहा है, कम। तो +2 से 0 जा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ मेरा, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन। यहाँ पे मेरा क्या, रिडक्शन। अब इसमें देखो Fe+2 में किसमें जा रहा है, 0 में आ रहा है, Eb+2 से किसमें जा रहा है, 0। तो यहाँ पे भी मेरा क्या हुआ, रिडक्शन। अब देखो क्या बोले थे, यहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ एनोड बोल देंगे, रिडक्शन होगा क्या कैथोड बोल देंगे। यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब किसको कैथोड किसको एनोड बोलेंगे, उसके लिए क्या बोलते हैं, देखो उसके लिए होता है क्या, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन। हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन जो होगा वो कैथोड बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, कैथोड। अगर रिडक्शन का वैल्यू जिसमें ज्यादा है उसको हम सीधा सिंपल बोल देंगे कैथोड। बताओ इसमें वैल्यू ज्यादा है कि इसमें वैल्यू ज्यादा है, इसमें वैल्यू ज्यादा है, माइनस का है 0.41 0.76, तो माइनस का 0.41 -0.76 ज्यादा बड़ा है ना। तो बताओ जितना ज्यादा रिडक्शन का वैल्यू उसको क्या बोल देंगे, कैथोड। ये वाला कैथोड हो गया, वो वाला कैथोड हो गया, ऑब्वियस है नीचे वाला। तो मेरा नीचे वाला क्या कैसे एक्ट करेगा, एज अ कैथोड। ये क्या हो गया मेरा, कैथोड, ठीक है। और ये ऊपर वाला ऑब्वियस है क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। एक कैथोड है तो एक एनोड, सिंपल है, समझ में आया। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिया हुआ समझ जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड बोल देंगे, रिडक्शन होगा तो कैथोड बोल देंगे। अगर दोनों में रिडक्शन दे दिया, क्या दिया, रिडक्शन, तो जितना हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन, जितना वैल्यू रिडक्शन का ज्यादा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैथोड। अब बताइए दोनों में रिडक्शन का वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ये क्या होगा, कैथोड होगा। और ऑब्वियस ऊपर क्या हो जाएगा, एनोड। अब हमको निकालना है कैथोड एनोड तो पता कर लिया, अब हमको क्या निकालना है, EMF निकालना है। क्या निकालना है, EMF। तो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड होता है, ठीक है। अब बताओ कैथोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा, कैथोड ये वाला है -0.41 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस ई एनोड कितना दिया हुआ, -0.76
0.76 भी दिया हुआ, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा -0.4 माइनस माइनस प्लस 0.76, प्लस माइनस तो करनी आता होगा। 6 में 1 गया 5, 6 में 1 गया 5 और कितना हुआ 35, 0.35 भी, प्लस या माइनस में, प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का 0.75 भी। अब देखो 0.75 भी कहाँ है, 10 का सी नंबर में। चलो 10 का मेरा क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, 10 का सी। कोई दिक्कत है, जरा सा भी दिक्कत इसको नोट करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे हम निकालें, ठीक है। चलिए 10 का क्या हो गया, सी हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है 11 नंबर, देखो 10 नंबर हो गया मेरा, 11 नंबर। द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, बोलता है डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो बताओ डी ब्लॉक का क्या होता है सबका ही समझा देते हैं। एस ब्लॉक का क्या होता है, देखो एस ब्लॉक का पूछेगा तो एनएस में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, क्या भरेगा 1 से 2। एस के बाद आता है पी में क्या होगा, एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा और एनपी में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1 से लेकर 6 भरेगा, कितना भरेगा 1 से लेकर 6, याद कर लेना। और डी ब्लॉक में क्या भरेगा, n-1 डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा n-d में, बताइए जल्दी फट से बताइए, 1 से लेकर 10 तक ना, n-d में 1 से लेकर 10 तक। और ns में कितना बढ़ेगा, 1 से लेकर 2 तक, इतने बढ़ेगा ना। s में 1 से लेकर 2, n-1 मतलब d में कितना बढ़ेगा, n-1 d में कितना बढ़ेगा 1 से 10, ns में कितना 1 से 2। अब बचा मेरा f, कितना बचा f में क्या बता n-2, कहाँ गई इरेजर, n-2 f 1 से लेकर 14 तक भराएगा, ठीक है। n-1d कितना भरेगा, 0 से लेकर 1 तक भराएगा। और क्या बचेगा ns, एक ns बचा मेरा, ns2 भराएगा, क्या भरेगा ns2, समझ में आया। अगर s पूछेगा तो ns1 1 से लेकर 2, p पूछेगा ns2 में ns2 पूरा भराएगा, np 1 से 6, p में कितना भरेगा 1 से लेकर 6, फिर d में क्या भरेगा n-1d 1 से लेकर 10, ns2 में 1 से लेकर 2 तक, ठीक। f ब्लॉक में क्या पूछेगा n-2 f 1/14 1 से लेकर 4 नहीं 14 सॉरी 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। n-1d 0 से 1 भरेगा, फिर ns में कितना भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, इतना याद रखना, ठीक है। n-2 तो क्या किसके लिए पूछा है डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के लिए क्या होगा n-1d 1/10 4s2, ये वाला होगा, ठीक। अच्छा f ब्लॉक का सॉरी ये अगर f का है ना तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, n-1 f जब भी आएगा तो n-2 होगा, याद रखना। f ब्लॉक का पूछा था, यहाँ पे डी ब्लॉक का पूछा तो ये वाला होगा मेरा n-1 d10 ns1 के, यही वाला होगा, ठीक। 11 का क्या हो गया मेरा सी हो गया, क्या हो गया 11 का सी। किसी का भी पूछेगा बना देना है, ठीक, कोई दिक्कत। अब आता है 12 नंबर। 12 नंबर देखो क्या बोल रहा है, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बोल रहा है कौन सा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। देखो टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट मतलब क्या समझ है, मतलब टेम्परेचर का बढ़ाने घटाने से ये प्रॉपर्टी चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगा। तो देखो तो अगर देखो जिसके नीचे क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, जिस भी फॉर्मूले में क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, है ना, टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक। अगर नहीं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, किसी में इन्वर्सली भी हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर हुआ, ठीक है। और अगर किसी में मास आ गया, क्या आ गया मास आ गया, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसमें वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर में क्या करेगा डिपेंड करेगा। अब फॉर्मूला लगा लो, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। अब देखो इसमें वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। तो बताओ ये मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हुआ डिपेंडेंट हुआ, डिपेंडेंट हुआ, तो ये मेरा आंसर मेरा क्या होगा नहीं होगा। अब देखो क्या है मोलैलिटी है, क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मोलैरिटी फॉर्मूला में क्या हो गया मास आ गया, क्या हो गया मास। तो मास टेम्परेचर के बढ़ने घटने से कुछ होता है नहीं, डिपेंड ही नहीं करता। तो बताओ ये इंडिपेंडेंट हुआ कि डिपेंड हुआ, इंडिपेंडेंट। तो ये मेरा क्या हो गया इंडिपेंडेंट हुआ। तो क्वेश्चन भी मेरा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12 का बी, क्या होगा 12 का बी, याद रख लेना। ये सभी फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी भी इसमें भी वॉल्यूम आता है, तो ये डिपेंडेंट होगा टेम्परेचर का, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, मतलब डिपेंड करेगा। लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम का कोई जिक्र आता ही नहीं, क्या आता है मास आता है। तो मास में क्या होता है टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या आंसर होगा 5 का बी, क्या होगा 12 का बी होगा, क्या होगा 12 का बी नंबर। चलिए फट से नोट करना है कर लीजिए फॉर्मूला के साथ। चलिए आगे आइए 12 के बाद 13 नंबर देखो क्या बोल रहा है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस से Cu, क्या बोल रहा है चार्ज कितना लगा, कितना चार्ज लगा रिडक्शन में, किसमें 1 मोल ऑफ Cu प्लस 2 से Cu। देखो बोल रहा है क्या Cu प्लस 2 से हम चल गए किसमें बदल गए Cu में बदल गए, किसमें बदल गए Cu। अब इसको चेंज करने में कितना चार्ज लगा, इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं पहले समझो। Cu प्लस 2 से हमको Cu में गया, किसमें गया Cu में, मतलब प्लस 2 से
Cu में गया, मतलब यहाँ पे +2 है, यहाँ पे कितना है 0 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ पे, लूज किया कि गेन किया, गेन किया ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से कम ही था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, Cu बन गया। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक, क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NF होता है, क्या होता है, N इंटू एफ, Q बराबर N इंटू एफ। N क्या होता है, Q मतलब तो समझते हैं चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज, और N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनो, अब Q हमको निकालना है, तो N का वैल्यू कितना हो दिया हुआ 2, ठीक है, और F का वैल्यू क्या होता है 1 फराड, फराड होता है ना ये, तो 1 फराड का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। कितना होता है, याद रखना 96,500 कूलम होता है, 96500 कूलम। तो बताओ यहाँ 1 फराड का वैल्यू कितना होगा, 96500 कूलम। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 तो 9300 कूलम, ठीक है, ये मेरा इसका वैल्यू आ गया, ठीक। अब देखो इतना कहाँ आंसर है, 96,193,000, ये वाला देखो 13 का कितना आंसर होगा, बी नंबर, कितना 13 का बी। समझ में आया कैसे निकाले, तो 13 का मेरा क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 का मेरा क्या हो गया, बी होगा, सिंपल है एकदम। क्यों बराबर NF लगा देना है, कितना इलेक्ट्रॉन, बस यहीं भी देखना है कितना इलेक्ट्रॉन लेके मेरा Cu बना, कुछ भी देगा। अगर मान लो यहाँ Cu माइनस में रहता है, -2 रहता तो 4 इलेक्ट्रॉन लगता है ना, उसी तरह सेम देख, बस इलेक्ट्रॉन देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर हो गया। अब बढ़ते 14 नंबर, रिएक्शन ऑफ HCHO विद CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। बोल रहा है क्या, CH3 CHO है, क्या मेरा HCHO का रिएक्शन मेरा किसके साथ करा है, HCHO है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं HCHO, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। HCHO रिएक्शन करा है CH3 MgBr, किसे, CH3 MgBr, इसके साथ करा है, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना, CH3 MgBr आ गया, ये उसको बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, अगर कहीं पूछेगा भी तो बता दीजिए ना, बता देना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान सुनो, ये C डबल बॉन्ड माइनस है, C डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये टूटता है, क्या टूटता है, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, ऑब्वियस है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसीलिए माइनस में होता है, और ये क्या होगा प्लस में, और ये भी टूटता है, देखो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव में टूटता है, ठीक है। MgBr अलग, CH3 अलग। अब क्या करना है, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, मतलब ये CH3 कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस वाले में, और ये MgBr कहाँ जाएगा, O में ऐड हो जाएगा। देखो कैसे बनता है, क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, C तो इधर HH तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, इधर कुछ छूना ही नहीं है, ठीक है। अब C में मेरा एक और क्या ऐड हो गया, CH3 ऐड हो गया ना, और इधर मेरा क्या हो गया, OMgBr है ना, OMgBr, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, ये था ना OMgBr, ठीक। यहाँ तक तो समझ गया। अब क्या बोल रहा है, रिएक्शन वैसे भी CH3 MgBr कर लिया, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसका फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराए, क्या कराए, हाइड्रोलाइसिस, मतलब पानी के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ पानी के साथ रिएक्शन कराएं, क्या करें, पानी क्या देगा मेरा, H+OH- है ना, H+ और OH- देगा। तो बताओ, ये तो इधर तो मेरा कुछ नहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस है, बताओ, अरे OH++ लिख दिए, सॉरी, किसमें टूटता है, H+ और OH- में, ठीक। अब क्या होगा, माइनस वाला कहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला माइनस पे। बताओ प्लस वाला कहाँ पे होगा, माइनस पे, माइनस वाला प्लस में ऐड होगा, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH, यहाँ CH3 था, OH, यही बना मेरा प्रोडक्ट ना। माइनस वाला कहाँ हो जाएगा, प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, ये OH और MgBr बाहर निकल जाएगा, H वाला कहाँ ऐड हो जाएगा। तो बता ये प्रोडक्ट क्या बना मेरा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, CH2 CH3 OH, उल्टा लिखा गया, सॉरी, CH3 CH2 OH, यही लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 OH, यही लिख सकते हैं, सिंपल है, एक्सपेंडेड। बता CH3 CH2 OH किस में है, C नंबर में, तो 14 का मेरा आंसर क्या होगा, C। कोई दिक्कत है, जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 14 का C, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। 14 का C हुआ, समझ में आया। चलिए नोट करना जल्दी, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्या बोल रहा है, एक फिनॉल दिया हुआ, क्या दिया, फिनॉल, इसको फिनॉल बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OH का रिंग को बोलते हैं फिनॉल, उसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएं और हीट दियो, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब भी फिनॉल दिया हुआ रहेगा, फिर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, फिनॉल दिया हुआ है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएं हम लोग जिंक डस्ट के साथ, किसके साथ, जिंक डस्ट, और उसको क्या दे दिए, हीट दे दिए, क्या दिए, हीट दे दिए। देखो हमेशा याद रखना, जब भी जिंक डस्ट और हीट आया, ठीक है, इधर बेंजीन के ऊपर में कुछ भी लगा हुआ, कुछ भी OH रहे, कुछ भी रहे, सब हट जाएगा, क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, तो मेरा बस बचेगा क्या, बेंजीन रिंग। कुछ सब चीज हटा के क्या बना देना हमको, बेंजीन, कुछ भी रहे, जिंक डस्ट आए तो सब चीज हटा के क्या बना देना, बेंजीन रिंग। तो पता बेंजीन रिंग कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ बेंजीन, 15 का A, क्या होगा, 15 का A, याद रखना हमेशा, कुछ भी रहे, OH की जगह कुछ भी रहे, हटा के सिर्फ बना देना क्या, बेंजीन बना देना, बेंजीन, क्या बनाना है, बेंजीन बनाना। चलो आगे बढ़ो फट से, 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखो, रेट पूछा है, रेट के और कंसंट्रेशन दिया हुआ एग्जाम्पल है, बताओ किसका ऑर्डर है,
अगर वहाँ 2 रहता था, सेकंड ऑर्डर, 3 रहता, थर्ड ऑर्डर, अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे अगर कुछ किसी का वैल्यू मान लो 2 दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा 1। तो इसका 16 का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 16 का आंसर क्या होगा, बी। जीरो ऑर्डर समझिए, जीरो ऑर्डर क्या होता है, अगर ये जीरो ऑर्डर रेट और कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर रेट दिया हुआ कंसंट्रेशन का डिपेंड नहीं करता, जितना रेट होता है उतना कंसंट्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रेट कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट। मतलब जीरो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरा 16 का क्या हो गया, बी हो गया, ठीक, 16 का बी, 16 का बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर जल्दी भरो, बढ़ते हैं आगे हम लोग। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe2, क्या पूछ रहा है, Fe2O4 का होल 3, ये दिया हुआ ना, और 3 माइनस दिया हुआ है, ये दिया हुआ C2O4 का 3, C2O4 का होल 3 और 3। इसमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, और क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों चीज निकालना है। कैसे निकालते हैं समझिए, तो उसके लिए पहले हम लिगेंड देखते हैं। क्या देखते हैं, लिगेंड। लिगेंड मेरा क्या है, C2O4 है। तो समझिए जो C2O4 है मेरा, ये मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का, ठीक है। एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म करता है, यहाँ पे 3 है तो कितना करेगा, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर में 6, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर में भी ये 2 करता है, ठीक है, याद रखना। सब में नहीं होता है, कुछ में कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ। लेकिन C2O4 में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी 2 कंट्रीब्यूट करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर में भी 2 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, 2-2। तो बताओ यहाँ पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से देखो, इसका पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, मतलब इससे इसका ही निकलेगा, इसका सॉरी लिगैंड का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, इसके मेटल आयन का, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो कितना लिगैंड है मेरा, 3 लिगैंड है, कितना लिगैंड, 3। तो एक C2O4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना हेल्प करता है, 2। यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, 3, 3 इंटू 2, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6। अब हमको देखना ऑक्सीडेशन नंबर, क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। उसी तरह देखो 3 है, ठीक है, एक C2O4 ऑक्सीडेशन नंबर में कितना हेल्प करता है, 2, तो 3 कितना करेगा, 6। तो मतलब ये 6 ले जाएगा, ये C2O4 तो कितना ले जाएगा, 6 लेगा, प्लस 6 लेगा, प्लस 6 आगा यहाँ पे। लेकिन पहले से कितना है, 3 माइनस, याद रखना पूरा कॉम्प्लेक्स में कितना है, 3 माइनस 4 है, प्लस 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा। कहाँ की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर +3, कहाँ है 6 और 3, कहाँ है 6 और 3, 18 का ए, कितना होगा 18 का ये। कोई दिक्कत है, ऐसे ही सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करना जल्दी, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल 19 नंबर देखो, amongst द फॉलोइंग व्हिच कॉम्प्लेक्स कैन शो सॉल्वेट आयन, पूछ रहा है क्या, ये चारों दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा सॉल्वेट आयन है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे आइसोमेरिज्म समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखो आइसोमेरिज्म पूछ रहा है, जल्दी फट से आइसोमेरिज्म चारों का बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो CONH3 5SO4 Br माइनस, ये दिया हुआ, सबसे पहला देखते हैं CONH3 का होल 5SO4 और क्या दिया हुआ, Br, क्या दिया हुआ है, Br। इसमें देखो ये क्या, इस तरह देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये जो लिगैंड है, क्या है, लिगैंड है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है, कभी ये अंदर कभी ये बाहर हो सकता है, ठीक है, ये एक्सचेंज होगा। इसको बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, याद रखना, आयोनाइजेशन, बस जो बोल रहे हैं याद रखो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जब भी लिगैंड अंदर जाएगा, लिगैंड बाहर जाएगा, उसको कौन सा आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ए नंबर तो आयोनाइजेशन बोला। अब बी नंबर देखो, लेकिन आंसर क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सॉल्वेट आएगा, इसमें आएगा, सबका एक एक करके बता देना सारा, कि बाद में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। COEN का होल 3, हम यहाँ बता भी सकते थे कौन सॉल्वेट है, बस सॉल्वेट बता देते और बताते सॉल्वेट कैसे निकालते, बस सॉल्वेट आंसर मार देते। लेकिन हमको सारा बताते हैं कि आपका जो भी एग्जाम में कुछ भी छूटे नहीं, इसलिए हम सारा बता दे रहे हैं, ठीक है। COEN का होल 3 और क्या दिया हुआ है, Cl3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Cl3। अब ध्यान से देखो, इसमें देखो क्या EN है, क्या है EN, जहां भी EN आ जाएगा, क्या आ जाएगा EN मेरा क्या होता है, चैलेट रिंग फॉर्म करता है, क्या करता है, चैलेट फॉर्म करता है। चैलेट मतलब रिंग फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन, रिंग बनाता है, क्या बनाता है, रिंग फॉर्मेशन। जब भी EN आएगा तो ये क्या फॉर्मेट करेगा, चैलेट, क्या फॉर्मेशन करेगा, चैलेट। चैलेट मतलब रिंग फॉर्मेशन, कौन सा फॉर्मेशन, रिंग। जब भी EN आएगा क्या बनाए, चैलेट बनाए। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमेशा याद रखना, जहां भी EN आएगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कहीं भी EN आ गया, दिख गया, आपको क्या लगा देना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, खट से टिक मार देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर देखो, सी नंबर क्या है, CrNH3 का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स में बना दिया। फिर क्या दिया हुआ है, COCN का
होल 6, ये भी पूरा कॉम्प्लेक्स में। अब पूछ रहा है ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ध्यान से देखो इस तीनों में देखो ये तो अलग है, देखो एक कुछ कैटायन है, कुछ एनायन है, कुछ कैटायन एनायन है, कुछ कैटायन एनायन है, ठीक है, ये तो कैटायन एनायन हो गया, जो पहला वाला कैटायन होता है बाद वाला एनायन होता है, ये समझ में है देखो। लेकिन एक होता है कि कॉम्प्लेक्स में होता है, दूसरा क्या है बाहर में, एक कॉम्प्लेक्स में एक बाहर में, लेकिन ये तो दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स में, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स में भी एनायन भी कॉम्प्लेक्स में। जब भी कोई भी कंपाउंड कैटायन जो भी कॉम्प्लेक्स दो कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों अगर कॉम्प्लेक्स में रहा, इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स में नहीं ना, एक कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स में नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स में नहीं, लेकिन यहाँ देखो कैटायन एनायन दोनों क्या है किसमें कॉम्प्लेक्स में। जब भी दो चीज कॉम्प्लेक्स में रहेगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हमेशा याद रखना, एकदम टिक मारने में बहुत आसान होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समझ में आया। अब मेरा बचा डी नंबर, ये सब तो पूछा नहीं हमको, कौन सा आइसोमेरिज्म पूछा है, सॉल्वेट, क्या पूछा है सॉल्वेट। सॉल्वेट का नाम से ही आपको पता चलेगा, सॉल्वेट मतलब कोई घुलेगा, घुलेगा कहाँ घुलता है पानी में, क्या घुलता है पानी, जहां भी H2O दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। डी नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, CrH2O का होल 6, क्या पूछा है CrH2O का होल 6, और कुछ दिया हुआ है Cl3, क्या दिया हुआ है Cl3, यहाँ देखो क्या आ गया मेरा H2O आ गया, क्या आ गया H2O, जहां भी H2O आएगा क्या बोले थे सॉल्वेट, क्या बोले थे सॉल्वेट, हमेशा याद रखना सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट, समझ में आया। अब हमको क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच कॉम्प्लेक्स कैन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कौन सा सॉल्वेट करेगा, जहां पानी है, पानी किसमें इसमें CrH2O6, इसी में पूछ देगा कौन सा आइसोमेरिज्म है मेरा कोऑर्डिनेशन, क्या है कोऑर्डिनेशन, तो क्या देखना है कैटायन एनायन क्या किसमें होगा कॉम्प्लेक्स में होगा, तो कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स किसमें इसमें, तो सी नंबर मार दीजिएगा। लेकिन अभी जो पूछा है वो करिए सॉल्वेट क्या होगा डी नंबर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है याद रखना है। हेलोजन एक्सचेंज आयोनाइजेशन, अगर EN रहा चाइल्ड फोरेगा ऑप्टिकल, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स में किसमें दोनों कैटायन एनायन किसमें हो कॉम्प्लेक्स में, तो क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर ये H2O रहा तो क्या हो गया सॉल्वेट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं टाइम कितना हो गया रिकॉर्डिंग का, कितना देर हो गया 46 मिनट हो गया। चलिए चलो और कितना क्वेश्चन बचा तुरंत चलिए क्लियर कर देते हैं, काहे 2-3 क्वेश्चन के लिए अगला लेक्चर करना पड़ेगा, आप लोग को भी दिक्कत होगा। चलिए फट से देखते हैं, 19 नंबर हो गया, चलिए 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, CH3 CH2 CN दिया हुआ है, CH3 CH2 और क्या दिया हुआ है Cl दिया हुआ है, उसका रिएक्शन कराएं NaI और क्या एसीटोन, क्या दिया हुआ है NaI एसीटोन के साथ क्या किया हीट किया, क्या किया हीट किया, बोलता है इसका प्रोडक्ट, इसको क्या बना प्रोडक्ट CH3 CH2I, क्या बना CH3 CH2I प्लस NaCl, क्या बचा NaCl। ये पूछा रिएक्शन का नाम क्या है, ठीक है याद हमेशा याद रखिए, जब भी NaI एसीटोन हीट के साथ आएगा इसको बोलते हैं फिंकलिस्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पे फिंकलिस्टीन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फिंकलिस्टीन रिएक्शन हुआ यहाँ पे फिंकलिस्टीन। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 20 का C नंबर, क्या होगा 20 का C नंबर। जब भी ऐसा आएगा NaI के साथ एसीटोन का रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा फिंकलिस्टीन रिएक्शन, सिंपल है। रिएजेंट देखना है नाम टिक कर देना। अब दो बचा ऊर्ज सेंडमायर, ये भी बता ही देते हैं ऊर्ज क्या होता है, देखो कहीं नहीं छूटेगा आपका, वुड्स ही बता देते हैं इसी में वुड्स रिएक्शन। अगर वुड्स रिएक्शन आता है वुड्स रिएक्शन का क्या होता है क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होगा इसमें एक हेलो एल्केन लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएगा आपको 2Na ड्राई ईथर के साथ, किसी साथ 2Na ड्राई ईथर के साथ, ठीक है 2Na ड्राई ईथर के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखो 2Na ड्राई ईथर के साथ अगर हमको इसका रिएक्शन कराए तो क्या करेगा, इसका रिएजेंट हुआ वुड्स का, याद रखना 2Na ड्राई ईथर, हेलो एल्केन का रिएक्शन करेगा 2Na ड्राई ईथर के साथ, तो क्या करेगा ये Na X को लेके भाग जाएगा, किसको लेके भाग जाएगा X को लेके भाग जाएगा। तो मेरा बचा क्या दो अरे H नहीं भाई, क्या क्या लिखा, नहीं तो फिर वीडियो बन जाएगा गलती हो जाएगा, तो समझ रहे ना प्रिंटिंग मिस्टेक होता ही कभी ना। RX हेलो एल्केन है ना, तो क्या करेगा पहले ये 2Na ड्राई ईथर है, ये क्या Na X को लेके क्या करता है भाग जाता है। तो मेरा बचा क्या R का कितना मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बचेगा RR, क्या बचा RR, याद रखना वुड्स रिएक्शन ऐसा ही होता है। चलो अब सेंडमायर रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सेंडमायर, जल्दी जल्दी फट से सेंडमायर बता देते हैं। सेंडमायर रिएक्शन कौन सा है सेंडमायर रिएक्शन, देखो सेंडमायर रिएक्शन एक पहले इससे स्टार्ट होता है। देखो पहले हम लोग बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट किसको बोलते हैं N2Cl माइनस, यही हुआ ना, इसको बोलते हैं हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं डाई, अगर कहीं भी आ जाएगा बना दीजिएगा डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराएं Cu2Cl HCl के साथ, ये साथ Cu2HCl, तो हमको ये दे देगा क्लोरोबेंजीन, क्या दे देगा क्लोरोबेंजीन दे देगा, क्या देगा क्लोरोबेंजीन दे देगा, क्लोरोबेंजीन दे देगा। तो रिएक्शन क्या हुआ Cu2CHCl, इसको बोलते हैं हम लोग सेंडमायर, क्या बोलते हैं सेंडमायर, लिख तो दिया है, ठीक है क्या बोलते हैं सेंडमायर रिएक्शन बोलते हैं Cu2Cl HCl। इसके जगह एक और रिएजेंट आ सकता है Cu2Br आ सकता है और HBr, क्या आएगा HBr, तो ये क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ये भी सेंडमायर ही है, दोनों क्या है सेंडमायर है, क्या है सेंडमायर, ठीक याद रखिएगा मैं, ये क्या मेरा सेंडमायर है, क्या है सेंडमायर। तो ठीक कहीं वुड्स पूछेगा सेंडमायर पूछेगा, रिएजेंट तो याद है Cu2HCl Cu2Br, सेंडमायर का वुड्स का R2Na ड्राई ईथर, ठीक प्रोडक्ट भी बना दिए, जहाँ आएगा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पूछा क्या है बस NaI एसीटोन, NaI एसीटोन क्या था मेरा
फिंगलिस्टन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिंगलिस्टन। तो 20 का मेरा क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? 20 का सी। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का सी हो गया। 21 नंबर आते हैं। कहाँ 21? विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान सुनो, एल्डोल कंडेंसेशन कौन रहेगा? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो चीज हमको पूरा करेगा, वही एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। दो प्रॉपर्टी कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा? जो अल्फा कार्बन होगा उसमें क्या होगा? अल्फा कार्बन, वो भी sp3 क्या होना चाहिए? जिसमें अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और उसमें अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें देखो, अब देखो सबका लिखो और बताओ किसमें अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन याद रखना, जो सी डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, हमेशा याद रखना। ठीक, चलो देखते हैं किसमें अल्फा कार्बन है, किसमें अल्फा एच, किसमें अल्फा कार्बन है लेकिन sp3 है कि नहीं है। सबसे पहला देखो CH2 दिया हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड क्या दिया हुआ है? C डबल बॉन्ड OH, यही दिया हुआ है ना। CH2 उसको तोड़ के लिख दिया। ठीक, अब देखो हमको क्या देखना है? पहले अल्फा कार्बन देखना है। क्या देखना है? अल्फा कार्बन। ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन है इसमें। C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा? ये वाला, ये वाला। ये मेरा क्या है? अल्फा कार्बन है। अब देखो ये sp3 है कि नहीं है? ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। क्या क्या? डबल बॉन्ड। जब भी जानते डबल बॉन्ड आता है क्या होता है? sp2 होता है। यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है? sp2। तो ये मेरा एल्डोल क्या करेगा? नहीं करेगा। एल्डोल मेरा ये नहीं करेगा। समझ में आया? sp3 होना चाहिए अल्फा कार्बन। चलिए दूसरे में बढ़ते हैं फट से। अब इसमें रुकना ही नहीं, जब नहीं आया अल्फा कार्बन आया ही नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा ही नहीं। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है? CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये दिया हुआ है ना। रुकिए जरा सा। CH डबल बॉन्ड CHO डबल बॉन्ड CH, फिर भी तो दो हो रहा है इसमें। एक सेकंड ध्यान से, जरा सा तुरंत हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड क्या दिया हुआ है? CH डबल बॉन्ड CHO। ध्यान से रुकिए, ध्यान से इसको बनाएंगे कि मिस्टेक नहीं करना है, बस बनाना बताना एकदम सही है। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड CH, इसमें क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है। देखो इसको तोड़ के लिखते हैं, CH यही दिया डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है H और यहाँ दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, यही दिया हुआ है ना। CH डबल बॉन्ड O यही दिया, इसका फिगर बना हुआ है। CHO फिर C डबल बॉन्ड O इसी तरह कर दिया हुआ है। ध्यान सुनो, डबल बॉन्ड कार्बन से जो अटैच होता है वही अल्फा कार्बन होता है। ठीक, ये मेरा क्या हो गया? अल्फा कार्बन। ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। अब हमको अल्फा कार्बन क्या देखना चाहिए? sp3। क्या देखना चाहिए? sp3। यहाँ पे क्या गया? डबल बॉन्ड। क्या गया? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड sp3 कार्बन होता है? नहीं। ये मेरा भी एल्डोल कंडेंसेशन क्या करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? देखिए हड़बड़ाना नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। चलो आगे देखो, बी नंबर हो गया, सी नंबर देखते हैं। ठीक है, सी नंबर ध्यान से देखो क्या बोल रहा है? C6H5 CHO क्या दिया हुआ है? CHO। इसमें देखो कैसे बनेगा ये CCH5 क्या होता है? बेंजीन का रिंग है ये, C6H5 CHO। ठीक, ये हुआ। और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CHO, यही बना हुआ है ना मेरा, यही चीज़ है, सेम चीज़ है। ठीक, अब ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। हम क्या बोले थे? जो C डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। CHO को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, समझ में आएगा? डबल बॉन्ड का है C डबल बॉन्ड OH। ठीक, यही होगा ना CHO। ठीक, ध्यान सुनो क्या बोले? जो C डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कौन सा कार्बन? ये मेरा अल्फा कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है मेरा, लेकिन देखो sp3 के sp2 है। sp2 है, देखो डबल बॉन्ड आ गया। क्या गया? डबल बॉन्ड आ गया। ये मेरा sp2 हो गया। तो sp2 तो मेरा होता नहीं है, तो ये मेरा भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। ये भी एल्डोल नहीं किया। ठीक, आगे देखो डी नंबर देखते हैं। अब लास्ट बचा डी, तो डी ही आंसर होगा। CH3 CHO। डी में क्या बचा? CH3 CHO क्या बचा? CH3 CHO। अब देखो इसमें क्या करना है, क्या बोल रहे थे हम? जो C डबल बॉन्ड हो कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वो क्या होगा? अल्फा कार्बन। अब देखो sp3 है, हाँ तीन तो इधर से 3 बॉन्ड, इधर 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया? sp3। और sp3 है, अल्फा एच भी है, जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है हाइड्रोजन उसी का अल्फा एच बोलते हैं। ये एच है ना, एच जुड़ा हुआ है सब, तो यहाँ पे अल्फा एच भी है। तो बताओ एल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा? ये वाला। तो बताओ आंसर क्या होगा? 21 का डी होगा। कोई दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 का क्या होगा? डी होगा। 21 का मेरा क्या आ गया? डी आ गया। क्या आ गया? 21 का डी। चलिए जल्दी फटफट आगे बढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी खत्म कर देते हैं। फिर 22 नंबर देखो, वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? गटरमैन। देखो गटरमैन के लिए क्या आता है, इसका भी रिएक्शन हम लोग गटरमैन लिख देते हैं पहले। गटरमैन रिएक्शन यही है ना। गटरमैन रिएक्शन में देखो क्या होता है,
इसमें भी डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे सेंडमायर में लेते थे, इसमें भी डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, क्या लेना है, डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। इसका रिएक्शन करना है हम लोग को CuHCl के साथ, किसके साथ, CuHCl। ये भी देगा वही चीज़ जो सेंडमायर में देता था, बस प्रोडक्ट बस रिएजेंट अलग होता था, Cl, ठीक है। अगर इसी का रिएक्शन हम करा दिए CuHBr के साथ, के साथ CuHBr के साथ, तो मेरा क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या देगा, ब्रोमोबेंजीन। इसी को बोलते हैं हम लोग गटरमैन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, गटरमैन। बस रिएजेंट का डिफरेंस है, दोनों में रिएक्टेंट सेम था, प्रोडक्ट सेम। सेंडमायर में याद रखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम था, बस डिफरेंस किसे था, रिएजेंट का, किसमें था, रिएजेंट। इसमें Cu का कॉपर पाउडर लेते हैं, पाउडर वाला फॉर्म लेते हैं, उसमें क्या था, Cu2Cl था, ठीक है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, गटरमैन। तो CuHCl वाला कौन कहाँ हो गया, CuHCl या फिर CuHBr है कहीं, हाँ 22 का ए नंबर, क्या होगा, 22 का ए नंबर, याद रखना, गटरमैन में यही होता है, 22 का ए नंबर। दोनों में क्लोरोबेंजीन ही ब्रोमोबेंजीन ही बनता है, ठीक, याद रखना। 22 नंबर हो गया। चलो 23 नंबर फट से देखते हैं। एनिलीन इज, एनिलीन पूछ रहा है मोर बेसिक देन NH3, लेस बेसिक देन या इक्वल टू। देखो बेसिक क्या होता है, बेसिक कोई भी ज्यादा कौन होगा, बेसिक, बेसिसिटी क्या देखते हैं, बेसिक क्या होता है, जितना ज्यादा प्रोटॉन गेन करेगा उतना ज्यादा बेसिक होता है। तो क्या बोलेंगे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन गेन करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिसिटी। अब देखो कौन ज्यादा प्रोटॉन गेन करेगा, जो ज्यादा प्रोटॉन गेन करेगा उसका बेसिक ज्यादा होगा। पहले एनिलीन पूछा है, क्या पूछा, एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेंजीन का रिंग, इसमें क्या होता है, NH2 ऐड होता है, क्या होता है, NH2। इसको NH2 का बोर्ड तोड़ के लिखते हैं, NH यहाँ पे ये रहता है ना, लॉन पेयर, ठीक है, NH2। उसके बाद क्या पूछा है, किससे कंपेयर किया, NH3 के साथ, ये साथ NH3 ऐसे होता है, NH3 का डायग्राम ऐसे होता है ना, लोन पेयर, ठीक। अब बोला बेसिक कौन है, देखो ध्यान सुनो, बेसिक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या, जो प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या करेगा, ज्यादा बेसिक होगा। अब देखा ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल, क्या गया यहाँ पे, लोन पेयर सिंगल, यहाँ पे डबल होगा ना, लोन पेयर सिंगल डबल। ये यहाँ पे लोन पेयर किसमें है, काम कर रहा है, ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, क्या यहाँ पे कर रहा है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, किसमें है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। बताओ ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, अब तो प्रोटॉन आएगा जल्दी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड, ये खुद से कॉन्जुगेट करके रखा हुआ इससे, बेंजीन का रिंग से, डबल बॉन्ड का रिंग से, क्या कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। अब यहाँ देखो, ये तो लोन पेयर तो फ्री है, ये अगर प्रोटॉन कोई भी आएगा ये क्या करेगा, फट से एक्सेप्ट कर लेगा। अब बताओ ये ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, ये ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियस है NH3 एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये तो फ्री है, ये तो बॉन्डेड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बॉन्डेड है, तो ये तो कम एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। जो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, उसका NH3 उसका क्या होगा, बेसिसिटी ज्यादा होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, एनिलीन इज, एनिलीन क्या है, मोर बेसिक NH3, लेस बेसिक देन NH3 है, कम है ना, NH3 से क्या है, कम है। तो बताओ 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। तो 23 का आंसर मेरा क्या हो गया, बी। चल कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ो। 24 नंबर, 1 डिग्री एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमीन बाय। देखो 1 डिग्री एमाइड कैसे बनता है, 1 डिग्री एमाइड, ठीक है, 1 डिग्री अमाइड, ये हुआ मेरा क्या, 1 डिग्री अमाइड। इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, अमीन में, किसमें बदलना है, अमीन में। अमीन क्या होगा, RNH2, ठीक। बोल रहा है इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं, रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड, कैल्शियम या पर्किन रिएक्शन या सेंडमाइड। देखो इसमें क्या करते हैं, RC≡NH3 का रिएक्शन कराते हैं हम लोग Br2 के साथ, Br2NaOH के साथ, Br2NaOH। तो मेरा क्या बन जाता है, RNH2। इसमें होता है क्या, देखो जब भी इसका रिएक्शन एसिड अमाइड का, ये क्या मेरा एसिड अमाइड है ना, ये मेरा क्या है, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का अगर रिएक्शन हम लोग कराएं Br2NaOH, सी डबल बॉन्ड जो होता है ये खट बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल के फेंक देता है, बचा क्या, RNH2, क्या बचा, RNH2 बस निकल देना। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, हॉफमैन, हॉफमैन स्पेलिंग गलत लिख दिए, हॉफमैन, हॉफमैन स्पेलिंग पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन बोलते हैं उसको, रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका पूरा नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब निकालना, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ जो लिखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो इसका क्या होगा, 24 का ए नंबर होगा, क्या होगा, 24 का ए नंबर। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। रिएजेंट याद रखना, हॉफमैन ब्रोमाइड का कहीं पूछ देगा, याद रखना, Br2NaOH या फिर KOH भी ले सकते हैं इसके जगह, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन बचा। माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड, पूछा है माल्टोज डाइसैकेराइड है किसका। देखो डाइसैकेराइड है मतलब दो चीज से बना होगा, माल्टोज डाइसैकेराइड है ना, तो किससे किससे बना हुआ, ध्यान सुनो। दो चीज पहले होता है क्या, एक मान लो सुक्रोज है, क्या है सुक्रोज, तीनों को बता दे रहा है, सुक्रोज, माल्टोज और एक होता है लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज, ठीक। ध्यान सुनो, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, याद रखना हमेशा, कहीं भी आएगा बदल लिख देना फट से। और लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोज, कोई दिक्कत? लैक्टोज, लैक्टोज मतलब गैलेक्टोज, याद रखना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज, माल्टोज मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज, और सुक्रोज पूछेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या पूछा है, माल्टोज, क्या पूछा, माल्टोज, तो माल्टोज के लिए मेरा क्या था ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो मेरा 25 का क्या होगा, सी नंबर, क्या होगा, सी, तो 25 का मेरा आंसर क्या हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, आपका सारा 25 जितना ऑब्जेक्टिव था सारा एकदम एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक लेते हैं खत्म, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में आके मिलते हैं। थैंक यू एकदम, थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से हम लोग अगला सेट का, ये सेट 1 था ना, सेट 1 कर रहे थे, ठीक है, ये सेट 1 है, ठीक है, सेट 2 अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तब तक बने रहिए। अगर लेक्चर ज़्यादा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एकदम लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, रिव्यू दीजिए कैसा पढ़ाएं हम कैसा नहीं करें। अगर अच्छे से डिस्कस किए हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।